गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। उप सहसंयोजक यौगिक यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड के वे सभी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्यूशन के साथ में यानी हल सहित देखेंगे और तैयार करेंगे। कोशिश करेंगे कि सभी के सभी प्रश्न आपको इसी लेक्चर में तैयार हो जाए और याद हो जाए। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के होने के 2 से 3 घंटे बाद हम पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अन्य क्लासेज का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हम आपकी तैयारी के लिए टेलीग्राम चैनल पर वीकली टेस्ट लिया करते हैं, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और टेस्ट पेपर भी देख सकते हैं। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चले जाना चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सभी को देख लेना। आपके काफ़ी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। और सभी लोग इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखिए। आज आपका उप संयोजक यौगिक कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, उप सहसंयोजक यौगिक में आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछता आईयूपीएसी नेम। हम आईयूपीएसी नेम को आज के इस लेक्चर में नहीं देखने वाले हैं। आईयूपीएसी नेम आपको हम अलग से बताएंगे, एक एक आईयूपीएसी नेम बताएंगे। अलग एक लेक्चर होगा जिसमें आपका पूरा का पूरा आईयूपीएसी नेम तैयार हो जाएगा। आप उसका टेंशन मत लेना, उसको हम ले लेंगे। लेकिन आज हम उप सहसंयोजक यौगिक के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर को हम क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। इससे आपका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक क्या है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो सबसे पहले यही पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट पढ़े हैं, जिनको आ रहा है ये क्वेश्चन, वे सभी लोग जिस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हैं उसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। हम आपको समझा रहे हैं कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। देखिए, यौगिक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विक्लवर, अभी आप लोग लिखना मत, ध्यानपूर्वक देखना। एक होता है द्विक्लवक और दूसरा होता है आपका संकुल लवण या संकुल यौगिक। जो यह द्विक्लवक या द्विक्लवण होता है, इसे अगर हम जल में डाल दें, जिस तरह से आप लोग पानी में, यानी जल में मतलब पानी में आप लोग चीनी डालते हो तो क्या होता है, चीनी पूरा का पूरा गल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसी प्रकार से द्विक्लवक को अगर जल में डालते हैं तो उसके सभी के सभी आयन टूट जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फिटकरी ले सकते हो। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। इसको अगर आप जल में घोलते हैं, जब इसे जल में डालते हैं तो इसके जो अवयवी आयन है, जैसे पोटेशियम आयन K+ है, एल्युमिनियम आयन Al3+ है, और ये जितने भी अवयवी आयन है और SO4, ये सभी जल में घुल जाते हैं, आयन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसे कुछ यौगिक होते हैं जिसे हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं, उसे जल में अगर डालते हैं तो वो उसके अपने आयनों के रूप में नहीं टूटते। जैसे मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है K2FeCN6, यह आपके सामने यौगिक है K2FeCN6। इसको जब हम लोग जल में डालते हैं तो यह आपका बचा है, ये संकुल, ये कोष्टक में दिया गया है, यह आपका अपने आयनों के रूप में नहीं टूटता, जिस प्रकार से यहां पर ये सब अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो ऐसे यौगिक जिसे जल में डालने पर वह अपने आयनों के रूप में नहीं टूटते, उसे कहते हैं संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक। इसका डिफिनीशन लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, द्विक्लवक और दोनों चीज। एक बार हेडिंग करेंगे आप लोग, उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। संकुल यौगिक या फिर उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक वे यौगिक जिसे जल में डालने पर वे सभी यौगिक जिसे जल में डालने पर
या जल में घोलने पर वह अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है, वह अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है संकुल यौगिक कहलाता है। संकुल या उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। बात समझ में आई आपको? यानी वे यौगिक जिसे जल में डालते हैं, जल में घोलते हैं, तो वह अपने आयनों के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, ये अपने अवयवी आयनों के रूप में टूटता नहीं है, तो उसे कहते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। बात समझना आप लोग, उसे कहते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। आपको मैंने एक एग्जाम्पल अभी लिखाया था कि K2 K4 यानी K2FeCN6, इसे जब आप लोग जल में डालोगे तो ये अपने आयनों के रूप में, यानी कि इसमें पोटेशियम और ये लोहा जो है फेमस, ये आयन में नहीं टूटेंगे, यह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। तो आप हेडिंग करेंगे संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक और इसे लिखेंगे। देखिए, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक तीन प्रकार से हो सकते हैं। ये जो है आपके ऋणावेशित भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी, ऋणात्मक संकुल यौगिक भी हो सकते हैं, ऋणायनिक संकुल यौगिक भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं, धनायनिक संकुल यौगिक भी हो सकते हैं, और उदासीन भी हो सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकते हैं, उदासीन संकुल भी हो सकते हैं। बात समझ में आई आपको? ऐसे संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें जल में डालने पर, बात समझना आप लोग, एक बार फिर से देखना यहां पर, संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसे जल में डालने पर वह अपने आयनों के रूप में नहीं टूटता। अभी आपको हमने फिटकरी वाला एग्जाम्पल दिखाया था। फिटकरी वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? उसे जल में डाले, जल में डालते ही पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट जितने भी उसमें आयन थे वह जल में अलग अलग हो गए। लेकिन संकुल यौगिक के केस में क्या होता है? उसे जल में डालने पर उसके आयन अलग अलग नहीं होते हैं। तो वही डिफिनेशन में लिखा गया है, वे यौगिक जिसे जल में डालने पर या जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है, संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। अब ये देखिए तीन प्रकार से होता है, एक ऋणायनिक संकुल होता है, एक धनायनिक संकुल होता है, एक उदासीन संकुल होता है। एक ऋणायनिक संकुल होता है, एक धनायनिक संकुल होता है, एक उदासीन संकुल होता है। बात समझते हैं, अगर कोई ऋणायनिक संकुल का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं आपके सामने एक संकुल है, यही है आपका K2 FeCN6 है, ठीक है, K4 FeCN6 होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास यह आपका K4 FeCN6 है, K4 FeCN6, एक मिनट, K4 FeCN6 है, एक मिनट यार गंदा हो गया, K4 FeCN6 है, ठीक है, नहीं लिखा रहा है। अगर ये देखिए आपके सामने यौगिक है, यह एक यौगिक है, यह ऋणायनिक यौगिक है। कैसे जानेंगे आप? जब इसे आप लोग थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे तो ये K+ आपका, ये K+ अलग हो जाएगा और प्लस में आपका FeCN6 अलग होगा, जिस पे निगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बात समझना आप लोग, देखिए यहां पर K4 FeCN6 है, इसमें देखिए पोटेशियम पे प्लस चार्ज होगा और दूसरे वाले जो फेमस वाला इस पे निगेटिव चार्ज होगा। और आपका जो संकुल यौगिक तो यही तो है, इसे आप लोग तोड़ नहीं सकते पानी में डालकर,
यही एक ऐसा यौगिक है जिसे आप लोग पानी में डालकर तोड़ नहीं सकते और इस पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि यह ऋणात्मक संकुल यौगिक है। इसी जगह पर एक एग्जाम्पल हम अन्य लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? CO Cl2 EN, इसे कहते हैं एथिलीन डाई एमीन। जब इसे डीपली आप पढ़ोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे ना, तब आप समझोगे। इसे EN को कहते हैं एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। CO Cl2 EN, ठीक है, और यहां पर बाहर Cl है। जब इसे आप लोग घोलते हो जल में, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है आपका, जो ये CO है, Cl2 है और EN है, ठीक है, इस पे जो है आपका प्लस चार्ज आता है, जाहिर सी बात है आना चाहिए, और Cl पर माइनस चार्ज आता है। इस पे देखिए आपका प्लस चार्ज आता है, Cl पर माइनस चार्ज आता है। अब बात को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इधर आके देखिए। देखिए यहां पर ये संकुल यौगिक था जो कि कोष्टक के बंद अंदर बंद है ना, जो घर में बंद है वही आपका संकुल यौगिक है। इसमें देखिए ये आपका संकुल यौगिक था, इसमें ये आपका संकुल यौगिक है। अंदर क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें देखिए यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसमें निगेटिव, सॉरी, इसमें यहाँ पर निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। चूंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है इसलिए इसे कहेंगे ऋणात्मक संकुल यौगिक, और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसे कहेंगे धनात्मक संकुल यौगिक। तो आप लोग कहोगे सर आप ऋणात्मक धनात्मक तो समझा दिए, क्या उदासीन भी होते हैं? हमने कहेंगे हाँ उदासीन होते हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखना, उदासीन के रूप में आपके पास एग्जाम्पल है NiCO4, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है। इस पे जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। जैसे FeCO5, Fe, अरे यार, FeCO के ऊपर 5 है, ठीक है, ये भी आपका उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पे जीरो चार्ज होता है, तो ये उदासीन यौगिक है। तो संकुल यौगिक क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। वे यौगिक जिसे जल में डालने पर, जल में घोलने पर वो अपने आयनों के रूप में नहीं टूटते हैं, उसे कहते हैं संकुल यौगिक। और ये 3 प्रकार से होते हैं, कौन? ऋणायनिक, धनायनिक, उदासीन। तीनों के एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने समझाया था। यहाँ पे देखिए यह संकुल यौगिक कोष्टक के अंदर वाला है, इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। संकुल यौगिक ऐसा है जो कि पॉजिटिव है इस पे, तो ये आपका पॉजिटिव संकुल यौगिक है। ये आपका ऐसा संकुल यौगिक जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसे आप कहीं भी नहीं टूटता, ये उदासीन यौगिक है। तो आप लोग अगर एग्जाम में पूछ ले कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, तो आप लोग बता लोगे। अगर आपको समझ में आया तो एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब लिखकर बताएंगे मुझे, यह पॉजिटिव संकुल यौगिक है या निगेटिव संकुल यौगिक है या फिर उदासीन है। क्वेश्चन है आपका CO, क्वेश्चन क्या है आपका? कहां पर है? यहां पर NH3,4Cl2, ये बताइएगा आप लोग उदासीन है, निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसकी समन्वय संख्या 6 होती है यार, ठीक है, ये हो गया, लिखकर बताइएगा। अब बताइएगा ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर उदासीन संकुल यौगिक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप लोग। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है लिगेंड क्या है, लिगेंड के बारे में। एक क्वेश्चन छूट गया आपका, समन्वय संख्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन छूट गया, आप लोग इसे बढ़ा लीजिएगा। लिगेंड के बाद हम समन्वय संख्या की ही बारे में, हाँ नहीं यहाँ पर दिए हैं उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, कोई बात नहीं छूटा है आपका। क्वेश्चन क्या, लिगेंड किसे कहते हैं। अभी आपने पहले हेडिंग करिए लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग क्या है, लिगेंड। क्या लिगेंड, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड क्या होता है। अब बात को समझिए। देखिए आपने एक संकुल यौगिक देखा था, सबसे पहला संकुल यौगिक जो आपको मैंने दिखा था K4FeCN6
यही था संकुल यौगिक। अब इस संकुल यौगिक में ध्यानपूर्वक देखना, ये जो परमाणु है, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Fe, और ये जो 6 है इसे ऐसे 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 आपके चारों तरफ इस तरह से लिख सकते हैं 6 Cn 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 6 है ना, 3 3 6, ये 6 होगा, ठीक है, आप 6 है, 6 सही है। ये आपका देखिए Fe है, मतलब फेमस है, लोहा है, ठीक है। ये जो देखिए जो आपका यहाँ पर है जो धातु होता है इसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु। बात को समझना आप लोग, इसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। ध्यान देना आप लोग इधर, इसे कहते हैं, इस फेमस को, लोहे को कहेंगे केंद्रीय परमाणु, जो अकेले में होंगे। और जो ये Cn है जो कि इस केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। बात समझ में आई आपको? जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है उसे ही कहते हैं लिगेंड। अगर लिगेंड का डिफिनीशन देखना हो तो वह परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता हो उसे कहते हैं लिगेंड। तो आप लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन कि वह परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को वह परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। युग्म देता है, क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। बात समझ में आई? लिगेंड किसे कहते हैं? वे परमाणु या वे आयन, ये परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु, इसको केंद्रीय परमाणु कह रहे थे, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं लिगेंड। बात समझ में आई आपको लिगेंड के बारे में? क्या होता है लिगेंड? वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या देने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं लिगेंड। समझ में आया? देखिए यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु है और ये जितना Cn है ये उसे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर अन्य एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई और एग्जाम्पल आपको चाहिए, सर एक एग्जाम्पल और आप देकर दिखा दीजिए, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ CuNH6Cl2। मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था कि यह धनात्मक लिगेंड है या ऋणात्मक लिगेंड है, आप लोग देखकर बताना। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूं कि लिगेंड कौन है और केंद्रीय परमाणु कौन है। यहां पर देखना, संख्या किसकी अधिक है? 6 इसकी अधिक है। मैं एक चीज बता दूं, हमेशा लिगेंड की संख्या इन दोनों कोष्टक के अंदर देखोगे आप लोग तो इसमें जिसकी संख्या अधिक होगी वही लिगेंड होगा, क्योंकि वही आपको केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझना, कोष्टक के अंदर जिसकी संख्या अधिक है वह आपका लिगेंड होगा और जिसकी संख्या कम है वह आपका केंद्रीय परमाणु होगी। यहाँ पर देखिए इसकी संख्या 6 है, NH3 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, क्यों इतना गलती हो रही है आज? इसकी संख्या 6 है, इसकी संख्या 1 है, तो यह NH3 आपका क्या होगा बताइए? और ये Cu क्या होगा? क्योंकि Cu की संख्या कम है इसलिए कॉपर क्या होगा आपका? कॉपर क्या होगा? यह आपका केंद्रीय परमाणु होगा। क्या होगा? केंद्रीय परमाणु, यह आपका केंद्रीय परमाणु होगा। और इसके चारों तरफ आपका, जैसे ये NH3 है आपका, इसके चारों तरफ 6 NH3 आपके इस तरह से देते हैं अपना परमाणु, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो इस NH3 को क्या कहते हैं? इस NH3 को क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। तो बात आपको समझ में आई? एक केंद्रीय परमाणु होता है, एक लिगेंड होता है। केंद्रीय परमाणु कौन होता है? जो केंद्र पर होता है, जिसकी संख्या कम होती है, उसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। लिगेंड क्या होता है? जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या देने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। समझ में आई आपको बात? एग्जाम्पल के जरिए आप समझा सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया हूँ, इसको इस तरह से बनाकर लिख सकते हो। तो एक बार लिख देना आप लोग एग्जाम्पल इसी प्रकार से देखकर।
वैसे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको। तब मैं लिगेंड के प्रकार को बता रहा हूं आपको, लिगेंड के प्रकार को, ठीक है। देखिए लिगेंड के प्रकार जिसे आपको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है एक दंती लिगेंड क्या है, कभी कभी पूछता है बहुदंती लिगेंड क्या है, लेकिन जो अधिकतम पूछता है एविडेंट लिगेंड क्या होता है। एविडेंट मतलब उभयदंती, उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं, कीटेल लिगेंड किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं लिया हूं, तो इसका मतलब कि नहीं पूछता है, पूछता है। इसलिए आपको जो मैं बताऊंगा एक दंती, द्विदंती, बहुदंती, इन सभी चीजों को ध्यानपूर्वक आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिगेंड जो है आवेश के आधार पर इसे बांटते हैं, कि आवेश के आधार पर इसे बांट देते हैं। कुछ आवेश धनात्मक होते हैं, कुछ ऋणात्मक होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। तीन चीज होता है ना आवेश में, एक धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या उदासीन हो सकता है। तो लिगेंड को हम तीन आवेश के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तीनों के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद हम एक दंती द्विदंती के बारे में देखेंगे। इसको रब कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखना आवेश के आधार पर लिगेंड के विभाजन, आवेश के आधार पर लिगेंड का विभाजन। आवेश के आधार पर लिगेंड का विभाजन, आवेश के आधार पर लिगेंड का विभाजन तीन प्रकार से होता है। एक होता है आपका धनात्मक लिगेंड, क्या होता है धनात्मक लिगेंड। दूसरा होता है ऋणात्मक लिगेंड, तीसरा होता है उदासीन। तीन भाग होता है आवेश के आधार पर। अगर आवेश के आधार पर बात करें तो ये तीन भाग होता है इसका, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। अगर धनात्मक में बात करें तो आपका क्या क्या होता है, NO2 प्लस, ये आपका धनात्मक होगा, ठीक है। NO प्लस होगा धनात्मक, NH4 प्लस धनात्मक होगा। ये सभी धनात्मक लिगेंड है। ऋणात्मक लिगेंड की बात करें तो ऋणात्मक में आपका Cn माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है। इस प्रकार से आपका ऋणात्मक लिगेंड होगा। Fe माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है। ये सभी आपके ऋणात्मक लिगेंड है। अगर उदासीन लिगेंड की बात करें, यानी ये सभी उदासीन होते हैं, जैसे H2O। एक बात बताऊं, अगर आप नॉमेनक्लेचर करोगे उसमें H2O को हमेशा एक्वा कहते हैं, ठीक है, एक्वा ऐसे कहेंगे, ठीक है। NH3 आपको नॉमेनक्लेचर एक बार सिखाऊंगा, मतलब IUPAC नेम लिखना बताऊंगा, इसे NH3, ठीक है। ये होता है उदासीन लिगेंड। क्या होता है, उदासीन लिगेंड, ठीक है। इसे आप आवेश के आधार पर विभाजित कर लीजिए और ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग। तब मैं इसका एक अन्य विभाजन बता रहा हूं जो कि लिगेंड के प्रकार होते हैं, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती, कीटेल और उभयदंती। ये तीनों के बारे में बताएंगे। देखिए इसके अलावा एक और प्रकार होता है जो कि इसके इलेक्ट्रॉन युग्म देने के आधार पर होता है। यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो उसे एक दंती कहेंगे, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो उसे कहेंगे द्विदंती लिगेंड, अगर ये दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उसे कहते हैं बहुदंती लिगेंड, ठीक है। तीन प्रकार से होते हैं, हम आपको एक सारणी के जरिए बता रहे हैं, ठीक। इसके अलावा लिगेंड जो है, लिगेंड इसके अलावा कई प्रकार होता है। यहां पर देखना, इस तरह से भी बांटा जा सकता है। एक तो होता है एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड। दूसरा होता है आपका द्विदंती लिगेंड। एक मिनट, दंती कैसे लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, एक मिनट। क्या होता है, पहला एक दंती लिगेंड, दूसरा होता है द्विदंती लिगेंड।
और इन सभी के बारे में पढ़ना आपको। तीसरा होता है बहुदंती लिगेंड। ऐसे पढ़ने से क्या होगा, एक पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये होता है कीटेल लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। लास्ट होता है आपका कीटेल लिगेंड। अब बात को समझना, इसके अनुसार आप इन भागों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे आप एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड और कीटेल लिगेंड। कुछ लोग पूछेंगे सर ये एक दंती क्या होते हैं, द्विदंती क्या होते हैं, ये दांत की क्या चक्कर है। वही मैं कहूँगा, जिसके पास एक दांत होगा, किसी के पास 2 दांत होगा, किसी के पास 3 दांत होगा। आपके पास तो 32 दांत है, तो आप लोग 32 दंती लिगेंड है। ये सब चक्कर में मत पड़ना। एक दंती का मतलब यह होता है कि वह केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म में देता है। ये जो है केंद्रीय परमाणु को, जिनके पास केवल एक दाता परमाणु हो, उसे कहते हैं एक दंती लिगेंड। ठीक है, यह केंद्रीय परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इसके पास केवल एक क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं और यह एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक दंती लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F माइनस Br माइनस Cl माइनस। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं F माइनस Br माइनस Cl माइनस और NH3H2O। ये सभी क्या है, एक दंती लिगेंड है। इनके पास केवल एक दाता परमाणु है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही दे पाएंगे, तो इसे कहेंगे एक दंती लिगेंड। अगर बात करें द्विदंती लिगेंड की, तो द्विदंती लिगेंड कौन होते हैं, इनके पास 2 दाता, अब बात समझना बहुत इजी हो जाएगा, दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। 2 दाता परमाणु होते हैं, या यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, देता है। 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको लिखा रहे हैं द्विदंती लिगेंड की एग्जाम्पल। देखना, जैसे आपको ये एग्जाम्पल है, इसको देखना CH2। अब इसका नाम जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, NH2। देखिए यहाँ पर इसके 2 दाता परमाणु हैं, एक तो ये अपन इलेक्ट्रॉन देता है ये, और एक ये देता है, एक ये देता है, यानी इन दोनों देते हैं, ये दोनों देते हैं इस तरह से। तो ये द्विदंती लिगेंड है क्योंकि इसके पास 2 दाता परमाणु हैं। बात समझ में आई आपकी। एक और एग्जाम्पल लिखोगे, देखो एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो आप, इसे कहते हैं ऑक्जिलेटो, और इसके पास भी 2 दाता परमाणु, एक ये है एक ये है, तो 2 दाता परमाणु इसके पास भी हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, इसका नाम आप लोग लिखना, ठीक है। ये आपका द्विदंती लिगेंड हो गया। बहुदंती लिगेंड में 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, और इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। यह जो है 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। बहुदंती लिगेंड में 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं और यह 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, तो ये बहुदंती लिगेंड कहलाता है। अब बहुदंती लिगेंड का एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक बता दूं कहो तो होता है, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट जो कि खष्ट दंती लिगेंड है, इसमें 6 परमाणु दाता परमाणु हैं। इसका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं और इसका
स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ देता है। टेट्रा एसीटेट, ठीक है, मतलब इसके पास 4, टेट्रा का मतलब 4 होता है, 4 एसीटेट होंगे। डाई एमीन मतलब 2 एमीन होंगे, मतलब नाइट्रोजन होगा। एथिलीन मतलब 2 कार्बन का होगा। मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं CH2 इसको लिखेंगे, ठीक है। CH2 लिखने के बाद आप क्या करोगे, 2 एमीन लिखेंगे, N इस तरह से, ठीक है। इसके पास 2 होंगे यहाँ पर, 2 यहाँ पे होंगे, और यहाँ से आपके जुड़ेंगे 2 इस तरह से, OO माइनस, एक मिनट, OO माइनस CH2C, OO माइनस CH2C, ठीक है। यहाँ पर OO माइनस CH2C, OO CH2C, इस प्रकार से। अब देखिए इसके पास कितने दाता परमाणु हैं। यहाँ पर देखना, एक तो यह आपका कार्बन, यह आपका ऑक्सीजन है, दूसरा यह ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 2 हो गया, 3 एक, देखिए यहाँ पर देखिए 3, यह नाइट्रोजन भी है दाता परमाणु। अब यहाँ पर देखना, यह भी दाता परमाणु है, 4 हो गया, और यहाँ पर यह ऑक्सीजन भी है, यह भी ऑक्सीजन है, 5 6, यानी कुल मिला के 6 दाता परमाणु है। इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसे कहते हैं एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसे कहते हैं एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये होता आपका बहुदंती लिगेंड के बारे में। अब यहां तक आप लोग समझ लीजिए, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती, तीनों को एक बार और दिखा देता हूं, और इसको यहां पे जगह नहीं बचा, इसको अलग से मैं लिखकर बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए एक दंती लिगेंड में क्या होता है, इसमें एक दाता परमाणु होते हैं। द्विदंती लिगेंड में क्या होता है, इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। बहुदंती लिगेंड में क्या होता है, इसमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। यहां पर देखना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, ये 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। देखना यहाँ पर ब्रोमीन, ये एग्जाम्पल है आपके, केवल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखना, ये 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। बात करें उभयदंती में क्या होते हैं, उभयदंती में एक ही परमाणु में 2 परमाणु ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर केवल एक ही दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है ना केवल, यहाँ पर देखना आप लोग, कोई भी नाइट्रोजन ही दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उभयदंती में क्या होगा, इसमें 2 परमाणु होंगे, दोनों के दोनों देने लगेंगे इलेक्ट्रॉन डाटा परमाणु, लेकिन देंगे एक ही, दोनों दे सकते हैं लेकिन देंगे एक ही, ठीक है। कैसे होता अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट करिए, तो उभयदंती और कीटेल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं उभयदंती लिगेंड के बारे में। उभयदंती लिगेंड में क्या होता है, वे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय केवल 1 परमाणु ही उपयोग में करते हैं। एक बात समझना, उभयदंती लिगेंड को एविडेंट लिगेंड भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है कि उभयदंती लिगेंड के बारे में बताएं, तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या होता है उभयदंती लिगेंड में, इसका डिफिनीशन समझना, इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु संकुल बनाते समय केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। बात समझ में आई आपको? इसमें क्या 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, दूसरा नहीं देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आइसोसाइनो समूह। ठीक है, आइसो, उसको छोड़, नाइट्रो समूह,
NO माइनस। देखिए यहाँ पर यह नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। इसमें दो परमाणु, डाटा परमाणु है, इसे कहते हैं नाइट्रो ईटो, ठीक है, ये आपका है। इसमें देखिए यह नाइट्रोजन भी दे सकता है या ऑक्सीजन भी दे सकता है, दोनों के दोनों दे सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहेंगे उभय तंतु लिगेंड। किस यानी दो दांत होते हैं, यानी इसमें दो परमाणु होते हैं, दोनों दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लिखना चाहें तो NC होता है, आइसोसाइनो NC। इसमें यह कार्बन भी दे सकता है या नाइट्रोजन भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। यह आपका उभय तंतु लिगेंड होते हैं। बोलिए आपको उभय तंतु लिगेंड के बारे में समझ में आया? अगर आया हो तो लिखिए नीचे यस सर। बात करते हैं कीटल लिगेंड के बारे में। कीटल लिगेंड के बारे में, ठीक है, लास्ट है कीटल लिगेंड के बारे में। देखिए कीटल लिगेंड में क्या होता है, कीटल लिगेंड क्या होते हैं? जब बहुदंती लिगेंड इस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दें, ताकि जब केंद्रीय परमाणु को इस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देने लगे कि वहां पर एक वलय बन जाए। क्या बन जाए? वलय, तो उसे कहते हैं कीटल लिगेंड। आपको हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। यहां पर देखना, आपका कॉपर है, ठीक है, और बहुदंती लिगेंड है NH2CH2। आप लोग इसका नाम अभी तक नहीं लिखे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये है आपका, यहां पर कॉपर है, ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं इसका यहां पर एक और है NH2, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और ये आपका कॉपर के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये इस प्रकार से कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं। इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे मैं नहीं बताऊंगा, अब इसे समझना। यहाँ पर ये आपका एक रिंग बना दे रहे हैं, रिंग बना रहे हैं कि नहीं, एक वलय बना रहे हैं कि नहीं, बताइए। अगर इस प्रकार से वलय बना ले तो इसे कहते हैं कीटल लिगेंड। यानी कि अगर कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु से इस प्रकार से जुड़े कि वहां पर एक लिगेंड बन जाए, सॉरी एक वलय बन जाए, तो उसे कहते हैं कीटल लिगेंड। एक बार मैं डिफिनेशन को और बताऊंगा, बात को समझना कि अगर लिगेंड केंद्रीय परमाणु से इस प्रकार से जुड़े कि वह एक वलय बना ले या रिंग बना ले, तो उसे कहते हैं कीटल लिगेंड। बोलिए आपको समझ में आया कीटल लिगेंड? नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, आप समझ लेना देखकर, ठीक है। तो रफ करते हैं, लिगेंड बहुत लंबा चला। अब हम बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में, सॉरी उपसहसंयोजक संख्या। क्या होता है उपसहसंयोजक संख्या? एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ये चैप्टर बहुत ही एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल नहीं है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है जरा बताइएगा आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है? उपसहसंयोजक संख्या, इसे कहते हैं समन्वय संख्या। उपसहसंयोजक संख्या को भी कहते हैं समन्वय संख्या, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उपसहसंयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या, इसे कहते हैं समन्वय संख्या भी, उपसहसंयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या, या ठीक है। बात समझ में आई? उपसहसंयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या। क्या होता है उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या? देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, CONH3 6Cl2। अब बात समझना है यहाँ पर, यह केंद्रीय परमाणु है, यह लिगेंड है। अब तक तो आपको समझ में आ गया, मैंने इतना आपको कहानी बताया कि आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि यह आपका केंद्रीय परमाणु है, ये लिगेंड है। कि अभी कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं सर सीता किसकी भाव, यानी पूरा रामायण खत्म हो गया, अभी से आप पूछ रहे हो सर सीता किसकी भाव। ऐसा है ना कहावत, ऐसी तो चक्कर नहीं है। आपको तो इतना मालूम होगा कि इसमें कौन सा आपका लिगेंड है, कौन सा केंद्रीय परमाणु है, ये तो मालूम होगा ना। तो इसमें कौन सा लिगेंड है आपका, कौन सा केंद्रीय परमाणु, बताइए। ये आपका कोबाल्ट जो है ये आपका केंद्रीय परमाणु है, और ये आपका लिगेंड है। भाई साहब ये केंद्रीय परमाणु, ये लिगेंड है, ठीक है।
अब जरा देखिए, ये केंद्रीय परमाणु है और यहाँ पर लिगेंड की संख्या देखिए कितना है, ये 6। भाई साहब मैं सही सही बता रहा हूँ आप लोगों को, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही 6 आपका समन्वय संख्या है। आप सीख चुके हैं समन्वय संख्या, यानी आपके आंखों के सामने था, एक नया टर्म ला कर रख दिया। कोई साइंटिस्ट रहा होगा कि जो सब लोग नहीं जानते थे कि क्या चक्कर होता है समन्वय संख्या के बारे में, लेकिन उसके सामने आ गया कि यार ये तो संख्या यहाँ पर लिखी होती, कहीं यहाँ पे 4 होता है, कभी यहाँ 6 होता है, कभी यहाँ पे 2 होता है, क्यों होता है? तो वो उसने समझ में नहीं आया क्या होता है, तो उसने सोचा कि इसका नाम उपसहसंयोजक यौगिक है, तो उसी से मिलता जुलता समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या का नाम रख दिया। आप ही लोगों की तरह होगा, ठीक है। इसमें कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उपसहसंयोजक संख्या में। इसमें आपको देखना है कि केंद्रीय परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, उसी को कहते हैं उपसहसंयोजक संख्या। समझ में आ गया आप लोगों को? तो उपसहसंयोजक संख्या का डिफिनीशन समझना, धातु या आयन से दाता परमाणु जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। लिख दें हम कि आप लोग लिख लोगे? बताइए। धातु या केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। देखिए, धातु या केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। यहां पे मैं बता दिया हूं इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितना है, 6 उपसहसंयोजन संख्या है। तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसकी 6 उपसहसंयोजन संख्या है, ठीक है। मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की कि इसमें 6 उपसहसंयोजन संख्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपका बोर्ड ही आपसे पूछा था कि क्या है क्वेश्चन, कोई था एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा करना आप लोग, ये नहीं कि मैं एग्जाम्पल में ये उपसहसंयोजन संख्या इसको निकाल कर दिखा दिया हूं तो आप इसी को मानेंगे। थोड़ा अपना बुक पलटना, वहां पर जितना भी क्वेश्चन दिया होगा उपसहसंयोजन संख्या से संबंधित सभी को लगाने की कोशिश करना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल पूछ दे, आप तो इतना सिंसियर होंगे ना, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 वालों तो नहीं है, 10 वाले तो क्या बताऊँ। अगर यहाँ पर मैंने उपसहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या किसे कहते हैं लिख के पढ़ाऊँ ना, अगर वहां पर पूछ दे एग्जाम में कि समन्वय संख्या किसे कहते तो ये नहीं लिखेंगे, सर आपने तो दोनों लिखा था। ऐसी बात तो आप लोगों के चक्कर में नहीं नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ये बात समझना आप लोग कहीं पे भी कोई क्वेश्चन दे, आप वहां पे देखोगे कि कितनी लिगेंड हैं जो कि जुड़े हुए हैं केंद्रीय परमाणु से, उसी की संख्या को बता देंगे उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है। उसे ही बता देंगे आप लोग उपसहसंयोजन संख्या। क्या बता देंगे? उपसहसंयोजन संख्या, उसे ही बता देंगे, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जाने दीजिए, हाँ ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, CuNH3 4Cl2। अब इसकी कितनी उपसहसंयोजन संख्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। ये शायद पूछा था आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, EAN नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलते हैं उदाहरण सहित समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? वैज्ञानिक। कौन थे भैया? वैज्ञानिक। ठीक है, एक कौन थे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का नाम था सिडविक। क्या नाम था? सिडविक। इन्होंने 1923 में, कब भैया? 1923 में। ऊपर लिख दें भाई, हेडिंग नहीं, कुछ लोग कहेंगे सर हेडिंग ही नहीं दी है। प्रभावी
परमाणु क्रमांक। एक वैज्ञानिक थे सिडविक, जो कि 1923 में, आप 1923 समझ रहे हैं, 1923 1923 में परमाणुओं के ईएन नंबर के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने 1923 में ईएन नंबर के बारे में? उन्होंने बताया किसी धातु के परमाणु और उन्होंने बताया कि किसी भी धातु का ईएन नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है। एक डिफिनेशन दिए थे, डिफिनेशन मुझे नहीं बताना आपको क्योंकि एग्जाम में केवल पूछता है ईएन नंबर कैसे निकाला जाता है। उन्होंने बताया किसी भी धातु का ईएन नंबर कैसे निकाला जाता है। ईएन नंबर कैसे निकाला जाता है, बात समझना। ईएन नंबर कैसे निकाला जाता है? निकालने के लिए आप क्या करेंगे, धातु के, अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, धातु का परमाणु क्रमांक, धातु का परमाणु क्रमांक लेंगे, उसमें से घटा देंगे, धातु के परमाणु क्रमांक में से घटा देंगे, माइनस करेंगे धातु का ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्सीकरण संख्या। अब मुझे यह नहीं लगता कि आप लोग को इतना पुअर होंगे, इतना गरीब होंगे कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता होगा। मतलब इतना क्या कर सकें, इतना तो नहीं होगा कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता होगा। ऑक्सीकरण संख्या तो गली गली के लड़के निकालते हैं, मतलब 1-2 के लड़के निकाल लेते हैं, मतलब 9th-10th के निकाल लेते हैं। आप लोग तो आसानी से निकाल लेते होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ईएन नंबर निकालने के लिए धातु का परमाणु क्रमांक में से ऑक्सीकरण संख्या को घटा देंगे, साथ में इसमें जोड़ देंगे 2 × एक दंती परमाणु संख्या, अरे एक दंती लिगेंड की संख्या इसमें से घटा देंगे किसी भी धातु के। अगर ईएन नंबर निकालना है आपको, तो ईएन नंबर निकालने के लिए धातु का परमाणु क्रमांक लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे आपका धातु का ऑक्सीकरण संख्या और जोड़ देंगे 2 का गुणा करके धातु की एक दंती लिगेंड की संख्या। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसका आपको ईएन नंबर निकालना है, ये NO2 6 के ऊपर 3-, ठीक है, ये था। सबसे पहले यहां पर ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है, ठीक है, 27 को लिखेंगे। इसके बाद धातु की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, निकालते समय इसके जगह पर x लिखेंगे और आपको मालूम होगा कि NO2 -1 होता है, तो यहां पर -6 लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को सामने लिखेंगे -3। देखिए -6 में 6 घटेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी ये +3 अवस्था में है, +3 अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ से इससे धातु की ऑक्सीकरण संख्या 3 घटा देंगे, प्लस करेंगे 2 × एक दंती लिगेंड की संख्या। कितनी लिगेंड की संख्या है, 6 यहाँ पे है ना, 6 संख्या, तो 6 का गुणा कर देंगे, तो आपका ये नंबर आएगा 24 + 12, क्या होगा 63। अब ये 36 अगर आ जाता है, 36 आ जाता तो ये इसे कहते हैं अस्थाई धातु है या अस्थाई परमाणु है। क्या है, अस्थाई परमाणु। एक और एग्जांपल है, मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका ईएन नंबर निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, FeCN6 3-। इसका आप लोग ईएन नंबर निकालना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूं। ईएन नंबर आपको समझ में आया? हाँ, ये पूछा भी तो है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, जाने दीजिए तब। अच्छा ये बताइए, आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो इस समय? सच्चाई से आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कितने लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कौन कौन लोग हमारा स्टार्टिंग से जो भी हम सीरीज चलाएं टॉप 15 क्वेश्चन का, अब जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चंस का पूरा सीरीज देखे हुए हैं। नीचे कमेंट करना, ठीक है। ये देखना यहाँ पे वर्नर का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। मैं वर्नर का सिद्धांत बताने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 वर्नर का सिद्धांत।
का सिद्धांत। क्या होता है वर्नर का सिद्धांत? देखिए, वर्नर नामक एक वैज्ञानिक थे, उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वर्नर। सर नाम क्यों बता रहे हो? नाम लेकर मुझे कुछ थोड़ी न करनी है। कुछ लोग कहेंगे अल्फ्रेड कैसे लिखा जाता है, हिंदी आप लोगों का अच्छा होगा ना। अल्फ्रेड वर्नर, बात समझ में? ये वर्नर का सिद्धांत है। अल्फ्रेड वर्नर नाम का एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने 1892 में, अब मैं ये सब क्यों बताता हूँ 1892 में, अगर मैं बताया रहूँगा, आप ध्यानपूर्वक लेक्चर में अटेंड रहोगे, आपके दिमाग में थोड़ा सा रहेगा। जब एग्जामिनर के सामने ये 1892 आएगा ना, तो उसका फट जाएगी कि लड़का इतना अच्छा पढ़ा है। इसलिए मैं बताता हूँ। तो अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में उपसंयोजक यौगिक के अस्थायित्व के लिए कुछ परिकल्पनाएं दिए। उसी परिकल्पनाओं को वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। उन्हीं परिकल्पनाओं को अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब उन्होंने जो दिया हम आपको बता रहे हैं, आप किसी और को बताएंगे, ठीक है। तो वर्नर ने क्या दिया था, बात समझना आप लोग। पहला सिद्धांत उन्होंने दिया था कि सभी उपसह संयोजक यौगिक दो संयोजकता रखते हैं, सभी उपसंयोजक यौगिक जो है दो संयोजकता रखते हैं। एक तो होता है प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता। इंग्लिश में बात करें तो प्राथमिक संयोजकता को कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, इसे कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। इसलिए हम प्राथमिक संयोजकता को पीवी से लिखते हैं और इसे कहते हैं एसवी से, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राथमिक संयोजकता कौन होते हैं सर, क्या होता है प्राथमिक संयोजकता? तो बात को समझना। इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होते हैं ये सभी आयनित ऋणायन होते हैं, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता आयनित व ऋणायन होते हैं। यानी अगर कोई संकुल यौगिक आपसे दे दे, मान लेते हैं आपसे संकुल यौगिक ये आपका दिया है COCl3 6NH3, ये आपके सामने है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक संयोजकता कौन है, तो आपको मालूम है Cl पर निगेटिव चार्ज होते हैं, जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा वही आपका प्राथमिक संयोजकता होगा। ऋणायन होगा या फिर आयनित होगा, यानी आयनित होगा तब आपका प्राथमिक संयोजकता होंगे। जो प्राथमिक संयोजकता होते हैं इसे हम लोग इस तरह से डाटेड से प्रदर्शित करते हैं, अभी हम करके आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये जानना, जो प्राथमिक संयोजकता होते हैं, ठीक है, इतना जान लो, जानो, ठीक है। सेकेंड बात समझना द्वितीयक संयोजकता के बारे में। द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी यह अनायनित होते हैं, अनायनित होते हैं। द्वितीयक संयोजकता उदासीन होते हैं या फिर अनायनित होते हैं। इसे हम लोग इस तरह से सीधी लाइन से, एक कनेक्टिव लाइन से, मोटी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? एक चीज और जानना, कभी कभी पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। यहां पर जो प्राथमिक संयोजकता होता है वह अदैसिक होता है। क्या होता है? अदैसिक होता है, यह दैसिक होता है, ठीक है। अब दैसिक अदैसिक क्या होता है आप लोग पहले तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता जो होते हैं वह अदैसिक होते हैं या दैसिक होते हैं। अब ये है आपके सामने कंपाउंड। देखिए प्राथमिक संयोजकता जो, द्वितीयक संयोजकता जो होते हैं, द्वितीयक संयोजकता जो होते हैं, द्वितीयक संयोजकता स्थिर होते हैं,
होते हैं। स्थिर होते का मतलब यह इसका संख्या जो है क्या है, समन्वय संख्या के बराबर होता है, जो समन्वय संख्या के बराबर होता है। बात समझ में आई आपकी? जो द्वितीयक संयोजकता होती है वह स्थिर होती है जिसका मान समन्वय संख्या के बराबर होता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे स्थिर होता है, क्या होता है। बात यह है कि जो द्वितीयक संयोजकता होंगे ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इनको चाहिए तो चाहिए। प्राथमिक संयोजकता कंप्रोमाइज कर लेंगे, वो बेचारे कहेंगे चलो ठीक है भाई आके ले लो, हम थोड़ा अकेले ही एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे होगी अभी हम आपको बताएंगे। आपके सामने एक कंपाउंड रखे हैं, इस कंपाउंड के प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता हम निकाल कर यहां पर दिखा रहे हैं, नीचे देखना ध्यानपूर्वक। CO Cl3 6, एक मिनट वहां पे तो लिखे ही है ना, ठीक है, यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं। देखिए CO यहां पर केंद्रीय परमाणु, आप पास समझ सकते हैं, CO यहां पर केंद्रीय परमाणु हो गया। देखिए यहां पर जो निगेटिव है यहाँ पे Cl माइनस होगा और 6NH3 जो है या NH3 6 से जो है आपका 0 होगा इस पे। तो जो Cl माइनस है, Cl माइनस जो है आपका यह इससे इस प्रकार से जुड़ जाएगा। क्योंकि Cl माइनस आपका प्राथमिक संयोजकता है इसलिए इसे आप लोग इस प्रकार से डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। अरे यार नहीं जुड़ रहा है, एक मिनट, इस प्रकार से बता रहे हैं आपको, डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिखोगे इस प्रकार से, ये डॉटेड लाइन से आप Cl को जोड़ोगे, यानी ये Cl वाला जो है आपका प्राइमरी वैलेंसी है, यानी क्लोरीन आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो गया। लेकिन ये आपका 5NH3 जो है यह आपका क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी है तो आप इसे सेकेंडरी वैलेंसी को इस तरह से दर्शाओगे, NH3 आपको मैंने बताया यहाँ पर ये इस तरह से पूरा एकदम सीधी लाइन से दर्शाया जाता है, NH3 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 और कितना हुआ 3 3 6 NH3। यहाँ पर देखिए 6 संख्या है इसलिए 6 NH3। इस तरह से आपका बन जाता है प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, लेकिन इसी जगह आपको मान लो दूसरा एक कंपाउंड दे दिया COCl3 5NH3, इसके बारे में पूछ दिया आपसे, इसके आप प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता को दर्शाइए। तो कैसे दर्शाएंगे, देखना यहाँ पर CO हो जाएगा, यहाँ पर देखना 3 Cl माइनस है इसलिए फर्स्ट कंपाउंड है आपका, सॉरी ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 Cl है तो यहाँ पे 3 इस तरह से Cl हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, Cl, ठीक है यहाँ पे, और आपका ये NH3 जो है इस तरह से 5NH3 इस प्रकार से होगा। देखिए 1 2 3 4 5 NH3 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि द्वितीयक संयोजकता स्थिर होता है और जो कि समन्वय संख्या के बराबर होता है। क्योंकि कोबाल्ट का समन्वय संख्या कितना होता है 6 होता है, जबकि यहाँ पे 5 ही NH3 दिया है। तो बेचारा क्लोरीन कहेगा कि ये तो मानने वाला है नहीं, आ जा तू मेरे पास और मेरे साथ एक और संयोजकता बना ले, 6 संयोजकता हो जाएगा। इस तरह से होता है। एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता की नहीं जाने तो एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको ये समझ में आया ना कैसे करते हैं। ठीक है, एक बात होती है जब कि कभी जल में इसे घोला जाता है, जल में इसे डालते हैं तो प्राथमिक संयोजकता अलग हो जाता है, द्वितीयक संयोजकता जल में नहीं घुलता है। बात समझना, जब इसे जल में घोलते हैं तो प्राथमिक संयोजकता अलग होगा, द्वितीयक संयोजकता नहीं घुलेगा। बस इतना जान लेना, बाकी छोड़ना, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। वैसे पूछता नहीं है, आपसे बस पूछेगा वर्नर के सिद्धांत को लिखिए उदाहरण सहित। तो दो एग्जाम्पल लिखाया हूँ, आप लिख लीजिए। तो गाइस इस तरह से आपके सभी प्रश्न हुए। एक प्रश्न जो कि मैं आपके घर के लिए दूंगा, VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और CFT जो कि क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट थ्योरी। ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको अपने से तैयार करनी है। अगर नहीं होगा तो मैं डाउट क्लास जिस दिन लूँगा उस दिन मैं करा दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ना मत बस प्लीज़, बहुत ही जरूरी चीज़ है। जैसे मैं 5-6 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ उसी प्रकार से इसे भी पढ़ा देता, लेकिन अगर आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ से अपने से मेहनत करो, अपने से पढ़ाई करो। ठीक है, तो आप सभी को लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। सभी लोग खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।